नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एसीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हिंदी व्याकरण की आज की जो क्लास है वो मैराथन क्लास है। इस वीडियो में 120 प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। साथियों, जो रीड्स मेंस परीक्षा के लिए बहुत ही यूजफुल है, इसलिए प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और आप प्रयास कीजिए इन 120 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न आपने सही किए। और साथियों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे बताएं कि अगला वीडियो जो है मैं आप किस टॉपिक से संबंधित डालूं। तो साथियों, पहला प्रश्न है आपके सामने ये रहा। अप्रत्ययवाचक यानी संतानवाचक तद्धित प्रत्यय से बना शब्द इसमें से कौन सा है। साथियों, तो मानव है, मलिन है, पहाड़ी है या फिर घंटी है। तो याद रखना, इसमें इसका राइट आंसर जाएगा मानव। मानव शब्द में साथियों ये अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय है। ये इस किस प्रकार बना हुआ है वो भी आप यहाँ पर देखिएगा। ये साथ ही इस प्रकार मनु धन अप्रत्यय लगने से बना है, इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, अब ये बनता कैसे वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, जब अप्रत्यय या ई प्रत्यय, ठीक है साथी, आयन प्रत्यय, ये प्रत्यय यदि लगता है तो साथियों शब्द का प्रथम जो वर्ण होता है उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसलिए इसमें वृद्धि हो जाएगी। यदि यहाँ पर ए तो आपका आ में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि साथियों शब्द के अंत में या ऊ की मात्रा यदि आती है, क्या आती है, यदि ऊ की मात्रा आती है तो आपका ए मिलकर जो है अब में बदल जाता है। ये किस में बदल जाता है, अब में बदल जाता है। तो ने जो है आपका ने रहेगा, इसमें ए लग जाएगा, पूरा ए बन जाएगा, आपका पूरा ने हो जाएगा और वे का वे। ये क्या बना साथियों, मानव शब्द बन गया। इस प्रकार से शब्द बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं साथियों हम। उनतावाचक तद्धित प्रत्यय से बना शब्द कौन सा। वेरी नाइस प्रश्न साथियों। उनतावाचक, इस प्रकार के प्रश्न अभी तक आए नहीं है साथियों, परंतु आने की संभावना है पूरी। इस प्रकार से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो उनतावाचक तद्धित प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है। उनतावाचक तद्धित प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है। दानव है, कौरव है, मारुति है या फिर खटोला है। मारुति है या फिर खटोला है। तो याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खटोला। ठीक है, क्या होगा साथियों, उनतावाचक जो प्रत्यय होते हैं साथियों वो किसी वस्तु को छोटा दिखाने का प्रयास करते हैं। तो जहाँ जिस वस्तु को छोटा दिखाया गया है उसे बोलते हैं हम उनतावाचक तद्धित प्रत्यय। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न हम आगे देखते हैं। उनतावाचक तद्धित प्रत्यय से बना शब्द फिर कौन सा है। दूसरा प्रश्न है ये इसका उनतावाचक वाला। तो उनतावाचक तद्धित प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है। डिबिया, कौनते, राधे या फिर भांजा। तो याद रखना, डिबिया शब्द जो है वो आपका उनतावाचक तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, डिब्बा बड़ा शब्द होता है, बड़ा डिब्बा बड़ा भी होता है और डिबिया होता है छोटा। तो छोटे को दिखलाने के लिए कहता है इन उनतावाचक प्रत्यय का प्रयोग। तो ये राइट इसका आंसर हो जाएगा साथियों, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे। अप्रत्ययवाचक, फिर से ये प्रश्न आया है, पहले आ चुका है फर्स्ट वाला, ये अब चौथे नंबर पर आया है। देखिए, अप्रत्ययवाचक संतान वाचक तद्धित प्रत्यय से बना शब्द इसमें से साथियों कौन सा है। देखिए, पंखुड़ी है, पहाड़ी है, टोकरी है या फिर गांगे है। तो याद रखना, गंगा धन ए से मिलकर बना ये शब्द साथियों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखना, पंखुड़ी ये आपका अभी बताया मैंने उनतावाचक है साथियों। ये पहाड़ी उनतावाचक है, टोकरी, टोकरा और टोकरी मतलब छोटा रूप है यहाँ तीनों का। ये आपके उनतावाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण साथियों, इसलिए याद रखें आप। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। गांगे शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा। सही समास विग्रह क्या होगा साथियों इसका। देखिए, समास विग्रह क्या होगा गांगे। गंग धन ए, गंगा धन ए, गंगा धन ये या फिर गंग धन ये। तो याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। तो गंगा धन ये प्रत्यय में लगा हुआ है, गंगा धन ये प्रत्यय में साथियों लगा हुआ है, वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं साथियों हम। किसान दिन रात परिश्रम करते हैं, इस वाक्य में उद्देश्य पद कौन सा है। उद्देश्य, देखो वाक्य के जो अंग होते हैं साथियों वो दो होते हैं, एक तो उद्देश्य होता है और एक होता है विधेय। तो उद्देश्य यानी कर्ता और कर्ता के विस्तार को उद्देश्य बोलते हैं और क्रिया के विस्तार को क्या बोलते हैं, आपका विधेय बोलते हैं। तो यहाँ पर याद रखना, आप मैंने बता दिया वैसे आपको। किसान दिन रात परिश्रम करते हैं, इस वाक्य में उद्देश्य पद कौन सा है। दिन रात, किसान, परिश्रम या फिर करते हैं। तो याद रखना, इसमें किसान जो शब्द साथी वो क्या है, आपका उद्देश्य पद है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न। जिस वाक्य से किसी का अभाव या निषेध सूचित होता है, जिस वाक्य से किसी का अभाव या निषेध सूचित होता है उसे क्या कहते हैं। निषेधार्थक वाक्य कहते हैं, विधानार्थक वाक्य कहते हैं,
प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं या फिर संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। तो आपको पूछा गया निषेध और मना जहाँ की गई है वह निषेधार्थक वाक्य होता है, ठीक है, नकारात्मक वाक्य होता है। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे हम। बी सूची का शब्द में कौन सी संधि है। ये सूची का थोड़ा सा मिसप्रिंट है, सूची का इस प्रकार से आएगा, इसमें छोटी मात्रा आएगी, सॉरी इसके लिए, ठीक है, इस प्रकार से। तो बी धन सूची का हमें कौन सी संधि है, स्वर संधि है, गुण संधि है, व्यंजन संधि है या फिर विसर्ग संधि है। तो देखिए ये जो आपका साथियों से है वो जब ये बदलेगा तो ये आपके 6 षटकोण वाला में बदल जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, ये बी सूची का हो जाएगा इस प्रकार से। तो इसमें व्यंजन संधि है साथियों, कौन संधि है, व्यंजन संधि। अभिषेक संधि जो होती है, अभिषेक संधि के नाम से जो एक एग्जाम्पल है उसके नाम से ये फेमस है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका से। शिवांश शब्द में कौन सी संधि है। शिवांश शब्द में कौन सी संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, दीर्घ संधि है या फिर आपके विसर्ग संधि है। तो शिवांश शिव धन हंस, शिव का अंश, शिव का अंश, शिव धन अंश, शिव धन अंश, ठीक है, शिव धन अंश, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा साथियों, ये आपकी संधि जो है इसमें दीर्घ संधि है साथियों, कौन संधि है, दीर्घ संधि है, ठीक है, सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राधा धीरे धीरे चलती है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण लगा हुआ है। राधा धीरे धीरे चलती है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानबोधक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। राइट आंसर हो जाएगा कैसे चलती है, धीरे धीरे चलती है, यानी कि रीतिवाचक तरीका पूछ रहा है साथियों, वो रीति, तो सही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, प्रश्न देखते हैं। और हरिहर शब्द में कौन सा समास है। हरिहर शब्द में कौन सा समास है। देखिए बहुव्रीहि है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या फिर कर्मधारय समास है। तो याद रखना इसमें द्वंद्व समास है। हरि और हर, हरि मतलब भगवान विष्णु और हर मतलब आपके भगवान शिव जी, सही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं साथियों प्रश्न है हम। दैनिक भास्कर शब्द में कौन सी संज्ञा है। दैनिक भास्कर शब्द में कौन सी संज्ञा, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या फिर समूहवाचक है, या फिर समूहवाचक है। तो याद रखना आप दैनिक भास्कर एक पत्रिका का नाम है, इसका मतलब यहाँ पर आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, वह इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है। चौखट शब्द में कौन सा समास है। चौखट शब्द में कौन सा समास है। द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है या फिर तत्पुरुष समास है। चार खूंटों का समूह जो होता है वह होता है आपका द्विगु समास, जहाँ प्रथम वर्ण क्या होता है आपका संख्यावाची होता है, 99% वहाँ द्विगु समास होता है। कभी कभी जो है संख्यावाची शब्द साथियों पीछे भी शब्द के आ जाता है, जैसे अभी प्रश्न इसमें आने वाला है, तो इसका राइट आंसर आपका व्यय हो जाएगा, ठीक है, द्विगु समास यहाँ पर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का सही पर्यायवाची शब्द बताइएगा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का सही पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होगा। सीता रामचंद्र जी की पत्नी थी, तो पत्नी शब्द जो है साथी इसका आपको इसमें पर्यायवाची बताना है, ठीक है। तो देखिए प्रिया, सखी, स्त्री या फिर जीवन संगनी, तो पत्नी का जो पर्यायवाची वो है जीवन संगनी, घ इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न हम आगे देखते हैं। पुष्प पर अली मंडरा रहा है। पुष्प मतलब फूल पर अली मंडरा रहा है, रेखांकित शब्द का सही पर्यायवाची क्या होगा। अली शब्द यहाँ पर वो है, अंडरलाइन मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर, इसका सही पर्यायवाची यहाँ पर साथियों क्या होगा। पक्षी होगा, भंवरा होगा, तितली होगा या फिर साकर होगा, ठीक है। याद रखना यहाँ पर अली मतलब होता है भंवरा, ठीक है, और आली ये देखिए अली बड़ी मात्रा मतलब सखी और छोटी मात्रा मतलब भंवरा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ख, ठीक है। इस प्रकार कभी कभी संयोजक शब्द जो होते हैं, समश्रुति भिन्नताक शब्द होते हैं, वो इस प्रकार होते हैं सभी साथियों। अली इस प्रकार से आते हैं जोड़ा के रूप में, ये अली ऐसे भी आता है और इस प्रकार भी आता है आली, ठीक है, ये आली और ये आली इस प्रकार से आते हैं साथियों, ठीक है। ये दोनों के दोनों हैं, इसका भंवरा होता है इनका अर्थ और इनका होता है शैली, इसलिए आप दोनों ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों हम आगे। किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची हैं। किस समूह में सभी शब्द जो हैं वो पर्यायवाची हैं। देखिए मधुप, मधुकर, गयंद और मधुकर, ठीक है, ये यहाँ पर एक ही शब्द के पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि ये गयंद मतलब होता है हाथी, बाकी आपके पर्यायवाची जो हैं साथियों वो भंवरा के हैं, परंतु इसमें एक अलग है, ठीक है। उर्गा, बयाल, अही, पनंग यहाँ पर सांप के पर्यायवाची हैं, परंतु यहाँ पर एक अलग है, ये उर्गा उर्ग होता है, उर्गा नहीं होता है, ठीक है, ये भी गलत है यहाँ पर। सरोज, कमल, मैंग ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, बाकी आपके जो है
किसके हैं साथियों, कमल के हैं। ठीक है, तो यहाँ भी थोड़ा मिसप्रिंट है। शशि, चंद्र, विधु और मेंक ये सभी पर्यायवाची चंद्रमा के हैं साथियों, किसके हैं, चंद्रमा के। तो घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आगे प्रश्न देखते हैं हम। रचना की दृष्टि से साधारण वाक्य कौन सा है, रचना की दृष्टि से साधारण वाक्य बताइए कौन सा है साथियों। इसमें भिखारी लोगों से भीख मांगता रहा, भिखारी लोगों से भीख मांगता रहा, श्याम पढ़ता रहा परंतु रमेश सोता रहा, किसान अपने खेत में था और मजदूर काम कर रहा था। ठीक है, किसान अपने खेत में था और मजदूर काम कर रहा था। आगे घ ऑप्शन, नेहा अभिलाषा की बड़ी बहन है जो कक्षा 4 में पढ़ती है। तो याद रखना आपसे पूछा गया है साधारण वाक्य कौन सा है, तो सिंपल सा तरीका, भिखारी लोगों से भीख मांगता रहा। इसमें किसी प्रकार का कोई विशेष नहीं है, ये सामान्य सा प्रश्न है, साधारण प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका कौन सा प्रश्न है साथ ही बात की जाए तो यहाँ पर आपका देखी जाए तो यहाँ पर जो है संयुक्त वाक्य, ये कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। ठीक है, किसान खेत में काम करता था और ये आपका और लग रहा है बीच में, तो आपका ये भी कौन सा वाक्य है साथियों, ये भी आपका संयुक्त वाक्य है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न इसमें कौन सा है, ये आपका जो है साथियों, ये आपका बात की जाए यहाँ पर तो ये मिश्रित वाक्य है। ठीक है, कौन सा वाक्य है, मिश्रित वाक्य है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पद क्रम की दृष्टि से वाक्य कौन सा है, पद क्रम की दृष्टि से सही वाक्य, पद क्रम की दृष्टि से सही वाक्य कौन सा बताना साथी, कौन सा है। पुत्र को पिता ने पर्याप्त धन दिया, पिता ने पर्याप्त धन पुत्र को दिया। ठीक है, पिता ने पुत्र को पर्याप्त धन दिया, पिता ने पुत्र को पर्याप्त धन। आपसे पूछा गया पद क्रम की दृष्टि से वाक्य सही होना चाहिए, तो पिता ने पुत्र को पर्याप्त धन दिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अन्वय की दृष्टि से, वेरी नाइस प्रश्न देखिए, अन्वय की दृष्टि से सही वाक्य कौन सा है, अन्वय की दृष्टि से सही वाक्य कौन सा। आम बच्चों को काट कर खिलाओ, बच्चों को खिलाओ जो है काट कर, आम काट कर, या अपना ऑप्शन नंबर ग, आम काट कर बच्चों को खिलाओ और बच्चों को आम काट कर खिलाओ। तो याद देखो साथी, थोड़ा इसमें दिमाग लगाइएगा, बच्चों को आम काट कर खिलाओ। ठीक है, आम काट कर बच्चों को खिलाओ, ये यहाँ पर अशुद्ध वाक्य है। बच्चों को खिलाओ आम काट कर, ये भी अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर कर्ता पहले नहीं आ रहा है। तो बच्चों को आम काट कर खिलाओ, ये शुद्ध वाक्य है, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न हमारा आगे देते हैं। रचना, संरचना, बनावट के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। रचना, संरचना, बनावट के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। 2, 3, 4, 5। कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं साथियों, 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है। 8, 9, 10, 11। ठीक है, कितनी होती है साथियों, भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या जो होती है वो आपके 11 ही होती है। कितनी होती है, 11। सॉरी, इसमें री इसको शामिल नहीं किया जाता, साथ ही से 10 होती है। कितनी होती है, 10 होती है। इसका राइट आंसर होगा सी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, सॉरी दोस्तों, 10 होती है। ठीक है, नेक्स्ट पर आगे देखते हैं अपन, जिसमें आपका री शामिल नहीं किया था, ये दिखाइएगा, इसमें री शामिल नहीं किया था, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ये आगे चलते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी के वर्णों की संख्या कितनी मानी है। पंडित कामता प्रसाद जो है गुरु ने हिंदी के वर्णों की संख्या कितनी मानी है साथियों, कितनी मानी है। 40, 48, 44 या फिर आपके बात की जाए तो 52। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है साथियों 46। कितनी होगी, 46 हो जाएगी। इसका राइट आंसर होगा ए, 46 होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम आगे देखेंगे। इसमें देख ली कौन कौन से होते हैं। इसमें स्वर 11 होते हैं, योग बाग ध्वनियाँ 2 होती हैं, व्यंजन 33। टोटल कितने होगा, 46 होगा साथियों। आगे चलते हैं। क्रिया की नेक्स्ट प्रश्न है, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं साथियों। 2, 4, 3, 5। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं साथियों। कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, जिसमें अग्रस्वर होता है आपका फर्स्ट। ठीक है, अग्रस्वर, बीच में मध्य स्वर और लास्ट में आता है आपका पश्च स्वर। ठीक है, पश्च स्वर, ये आपका जो है 3 होते हैं। ठीक है, क्रियाशीलता के आधार पर जीभ के। आगे चलते हैं, ये देख पा रहे हैं, ये अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसमें आप ये देखिए साथियों, ये ई, ए, आई आपके अग्रस्वर होते हैं। ठीक है, और मध्य स्वर केवल एक ए होता है ओनली, और पश्च स्वर जो होते हैं वो ऊ और ऊ, ओ, औ और आ, ये आपके सभी पश्च स्वर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों हम आगे। नागरी पिचाणी सभा ने वर्णों की संख्या कितनी मानी है।
नागरी विचारणी सभा ने वर्णों की संख्या कितनी मानी है? 48, 44, 46, 52। राइट आंसर होगा 46 मानी है। कितनी मानी है साथियों? 46। करेक्ट आंसर 46। अपभ्रंश के बाद हिंदी में जोड़े गए दो नवीन स्वर कौन से हैं? अपभ्रंश के बाद हिंदी में जोड़े गए दो नवीन स्वर कितने हैं? ठीक है, दो नवीन स्वर कौन कौन से हैं वो बताना है आपको। कौन कौन से? सॉरी, अंग और है, आई और औ, ए और री, या फिर आपका ए और आई। तो इसका राइट आंसर होगा आई और औ। बी इसका राइट आंसर होगा साथियों। ये हिंदी में जुड़े अपभ्रंश के बाद जुड़े गए दो स्वर हैं, आई और आपका औ। ठीक है, इससे पहले कितने थे वही प्रश्न भी इसमें आने वाला है। देखिए, अपभ्रंश के भाषा के समय हिंदी में कुल स्वर कितने थे? अपभ्रंश के भाषा के समय हिंदी में कुल स्वर कितने थे? 10, 8, 11, 7। राइट आंसर 8 होते हैं। कितने होंगे? 8 होते हैं। इसका राइट आंसर होगा 8। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुख्य आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? मुख्य आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 2, 6, 4, 3। 2, 6, 4, 3 कितने होते हैं साथी? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए यहाँ पर। एक तो होता है आपका समृद्ध स्वर, नंबर 2 अर्ध समृद्ध स्वर, नंबर 3 विपरीत स्वर, और नंबर 4 आपका अर्ध विपरीत स्वर। ठीक है, इस प्रकार से आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। और ये भी आप देख लीजिए यहाँ पर समृद्ध स्वर ई और ऊ होते हैं आपके समृद्ध स्वर जो फर्स्ट लाइन में आते हैं। फिर अर्ध समृद्ध आते हैं जिसमें इसमें 3 आते हैं साथियों। कितने आते हैं इसमें? 3 आते हैं, ए, ओ और ओ। ठीक है, और आपका अर्ध स्वर आते हैं ए, आई और औ। इसमें अर्ध स्वर में आपके 2 आते हैं, आई और औ। विपरीत में आपका कितना आता है? 1 आता है, आ। ठीक है, ये विपरीत स्वर है आपका, तो याद रखना साथी इस प्रकार से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 3, 6। कितने होते हैं? 2, 4, 3, 6 आपके ये होते हैं साथियों। 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं ये भी देख लीजिए आप। वृत्ताकार, वर्तुलाकार, या और दूसरा जो होता है वो होता है अवृत्ताकार या अवर्तुलाकार। ठीक है, इस प्रकार से आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। महाप्राण ध्वनियों की कुल संख्या कितनी होती है? महाप्राण ध्वनियों की संख्या कुल कितनी होती है साथियों? 31, 30, 14 और 13। महाप्राण ध्वनि की बात की जा रही है। महाप्राण ध्वनि की बात की जा रही है 31, 30, 14, 13। तो याद रखना किस प्रकार से। देखो यहाँ पर महाप्राण होते हैं आपका दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग। ठीक है साथियों, कितने होगा टोटल? ये 10 हो गए आपके। इसके अलावा आपका जो है श, ये देखिए श, फिर से, और साथियों आपको होता है एक और है। ठीक है, ये है। इस प्रकार टोटल जो शब्द होते हैं कितने होते हैं आपके? 14 होते हैं साथियों। कितने होते हैं? 14। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब। आगे चलते साथी नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अघोष ध्वनियों की कुल संख्या कितनी होती है? अघोष ध्वनियों की कुल संख्या कितनी होती है? 13, 30, 31, 14। 13, 30, 31, 14 कितनी होती है अघोष ध्वनि की संख्या? अघोष ध्वनि की संख्या आपके साथियों होती है 13 होती है। कितनी होती है? 13 होती है। कैसे होती है वो भी देख लीजिए आप। अघोष ध्वनि होती है पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। टोटल कितनी हो गई साथियों? 10 हो गई। ठीक है, इसके बाद तीनों से इसमें आते हैं। तीनों से आपके इसमें आते हैं। ठीक है, तीनों से इसमें आपके आते हैं ये वाले, इस प्रकार से। तो कितनी हो? टोटल 13 हो गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए इसका राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम आगे देखते हैं। तो साथियों अघोष ध्वनियों की संख्या जो होती है वो आपकी कितनी होती है? 13 होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे। हिंदी में मूल स्वर कौन से हैं? हिंदी के जो मूल स्वर हैं साथियों वो कौन से हैं? ए, आ, उ, ए, उ, ई, आई, ए, ई, उ, री, या फिर ए, ई, उ, या फिर ए। तो साथ ही राइट आंसर होगा आपका से जो है ए, ई और उ और री, ये हिंदी के मूल स्वर हैं 4, याद रखना। ठीक है आपके। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों हम आगे। रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई, लोकोक्ति का अर्थ सही क्या है इसमें? रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? रस्सी जलने पर राख बन जाना, अपने में मस्त रहना, दूसरों की परवाह न करना, या फिर ऑप्शन आपका दे सामने है, दुर्दशा होने पर भी अहंकार न छोड़ना। दुर्दशा होने पर भी अहंकार न छोड़ना, इसका राइट आंसर होगा आपका दे साथियों। नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे। देखिए इनमें से एक लोकोक्ति कौन सी है? इनमें से एक लोकोक्ति कौन सी है? ठीक है, थूक कर चाटना, कंगाली में आटा गीला,
जो है घड़ों पर पानी पड़ना या फिर हाथ पैर मारना, तो ये मुहावरे हैं सभी, परंतु बे जो है वो आपकी एक लोकोक्ति का एक प्रकार है। आगे चलते हैं साथियों, कौन से शब्द प्रकाश का पर्यायवाची है? इसमें से कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची है? पावश है, पुष्प है, विवाह है या फिर आपके पारस है? तो पारस मणि का पर्यायवाची होता है साथियों, ये दे नहीं है। विवाह जो है वो आपका प्रकाश का पर्यायवाची है, ठीक है। विवाह प्रकाश का पर्यायवाची है, पुष्प आपका फूल का पर्यायवाची है और पावस मतलब आपका जो साथी जो है वो वर्षा का पर्यायवाची, ठीक है। ये वर्षा का पर्यायवाची है, बरसात का पर्यायवाची है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। तो ये प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है, ठीक है। अम्बुज और अम्बुधि शब्दों के सही अर्थ क्या हैं? कमल और सागर, पुष्प और पानी, कुसुम और जलाशय, सुमन और सरोवर। तो अम्बुज मतलब अम्बु में जन्म लेने वाले कौन होते हैं? कमल होते हैं। और अम्बुधि, अम्बु मतलब पानी को धारण करने वाले, धी मतलब धारण करने वाले कौन होते हैं? सागर होते हैं। तो इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। ए इसका राइट आंसर, अम्बुधि मतलब होता है कमल और अम्बुधि मतलब होता है सागर या समुद्र, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ओके साथियों, नेक्स्ट प्रश्न हम आगे देखते हैं। तो साथियों ये लास्ट प्रश्न है आपके लिए, कमेंट्स बॉक्स में आपका उत्तर आपको देना है। कौन सा शब्द आलोक का विलोम शब्द है? अमा, दीप्ति, ज्योत्सना या प्रतम, ठीक है। इसका उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में। दानव व पार्थ शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? दानव व पार्थ शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय, उन्तावाचक तद्धित प्रत्यय या फिर कर्ती वाचक तद्धित प्रत्यय या फिर संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय? बहुत ही अच्छा प्रश्न साथियों ये है आपके सामने। तो दानव आपका यदि बात की जाए तो यहाँ पर साथियों ये लगा हुआ है धनु, धन, अप्रत्यय में लगा हुआ है साथियों आपके दानव शब्द में। और प्रथा शब्द यहाँ पर बना हुआ पूरा पूरा प्रथा शब्द में भी आपका अप्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो बात की जाए यहाँ पर साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं संतानवाचक तद्धित प्रत्यय भी बोला जाता है साथियों, इसको संतानवाचक तद्धित प्रत्यय भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो दानव और पार्थ शब्द जो है वो आपके किसी की संतान है, इसलिए यहाँ पर संतानवाचक तद्धित प्रत्यय या अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय भी इसको कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे देखते हैं हम। अंजलि ने कहा कि मैं अध्यापिका बनना चाहती हूँ, ये किस प्रकार का वाक्य है? विशेषण आश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य है? इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? तो ये आपका संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, ठीक है। जहाँ दो वाक्य जो है प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य से जुड़े होते हैं, यहाँ पर की लगा हुआ है तो की शब्द जहाँ पर आता है साथियों वहाँ पर संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है, द इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों हम आगे देखते हैं। चिदणु शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? चिदणु शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? चिद धन अणु, चित धन अणु, चित धन अणु या फिर चिद धन अणु? तो याद रखना चित धन क्या हो जाएगा साथियों, इसका संधि विच्छेद चित धन अणु हो जाएगा, ठीक है। अणु हो जाएगा इस प्रकार से। इसका राइट आंसर होगा आपका वे। और संधि की बात की जाए यहाँ पर तो तय जो है साथी वो आपका दे में परिवर्तित हो जाएगा यदि इसके साथ कौन सा आता है आपका, यदि घोष वर्ण आता है तो ए आपका घोष वर्ण है तो तय आपका दे में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए इस प्रकार बनेगा चिदणु। इसका वे इसका राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं हम। जब मैं जयपुर में था तब स्वयं खाना बनाता था, इस वाक्य में किस प्रकार का उपवाक्य है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, विशेषण आश्रित उपवाक्य है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है या फिर संयुक्त वाक्य है? तो याद रखना यहाँ पर जो वाक्य साथी है वो है आपका क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे देखते हैं। किस विकल्प में व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द लगे हुए हैं? ठीक है, किस विकल्प में व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है? क्योंकि है, लेकिन है, मगर है या फिर इसलिए? आपको बताना व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो क्योंकि शब्द जो है वो आपका व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है, ये आपका, और बाकी जो है वो अलग अलग साथियों। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न हम आगे देखते हैं। तो साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे। किस विकल्प में समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय लगा हुआ है? क्या है? समानाधिकरण, ये मिसप्रिंट थोड़ा, से मा
नाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कौन सा है? की है, क्यों, चूंकि है, या फिर जोसो है, या फिर किंतु है। तो किंतु शब्द जो है साथी वो आपका समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द के अंतर्गत आता है। बाकी ये वैधिकरण है, ये भी वैधिकरण है, ये भी आपका वैधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय वाला अव्यय शब्द है। द इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न हम आगे देखते हैं। कर्मवाचक वाक्य का सही उदाहरण कौन सा है? वाचक नहीं है, कर्मवाच्य वाक्य का सही उदाहरण कौन सा है? राम पत्र लिखता है, राम से पत्र लिखा गया, राम पत्र लिखे, या फिर राम पत्र लिख रहा है। आपसे पूछा गया है राम जो है कर्मवाच्य कौन सा है? तो राम से पत्र लिखा गया। ठीक है, बे इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न हम आगे देखते हैं। भाववाचक वाक्य का सही उदाहरण कौन सा है? भाववाचक वाक्य का सही उदाहरण कौन सा है? भाववाच्य वाक्य का सही उदाहरण कौन सा है? मुझसे चला नहीं जाता, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता गीत गाती है, और बच्चे खेल रहे हैं। तो ध्यान रखना, भाववाचक आपसे पूछा गया है, भाववाच्य तो मुझसे चला नहीं जाता, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न हम आगे देखते हैं। मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प आपका सही नहीं है? ठीक है, बाल की खाल निकालना मतलब बहुत परिश्रम करना, कलेजा ठंडा होना मतलब शांति या संतोष प्राप्त होना, कमर कसना मतलब अच्छी तरह से तैयार होना, और जो है फटे हाल होना मतलब बहुत गरीब होना। तो ये सही है, इसमें आपका उत्तर गलत दे रखा है। बाल की खाल निकालना मतलब होता है सूक्ष्म जो है क्या करना, अन्वेषण करना, निरीक्षण करना, व्यर्थ में करना लेकिन। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें सही है, ये ए वाला गलत है साथियों। दाल में कुछ काला होना मुहावरे का भावार्थ यहाँ पर क्या है? दाल जल जाना, दाल में कुछ गिर जाना, दाल का ठीक न जल जाना, या फिर साथियों नेक्स्ट प्रश्न है आशंका या संदेह होना। तो सीधी सी बात है, आशंका या संदेह होना। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है? कन्नी काटना मतलब चुपचाप भाग जाना। ठीक है, कान खड़े होना मतलब सतर्क हो जाना या सावधान हो जाना, पत्थर की लकीर मतलब अमिट या पक्की बात होना, सिर झुकाना मतलब होता है पश्चाताप करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, कन्नी काटना मतलब चुपचाप भाग जाना नहीं होता है, ये इसका उत्तर गलत साथी। बाकी इसमें सही है। अत्यधिक गुस्सा आना के लिए सही मुहावरा कौन सा है? खाल खींचना, खून खोलना, खाक में मिलाना, या फिर गांठ बांधना। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथिया आपको जो है खून खोलना होता है अत्यधिक गुस्सा आना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे। गले के नीचे उतरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पचाना, खो जाना, हजम करना, समझ में आना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका साथियों जो है से, हजम कर जाना, ये होता है गले के नीचे उतरना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों हम। राम घर में रहता है वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण, या फिर संप्रदान। राम घर में रहता है मतलब अधिकरण कारक, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पुस्तक राम को दे दी वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक है, कर्ता कारक है, संप्रदान कारक है, या फिर करण कारक है। राम को दे दी, राम के लिए दे दी, संप्रदान कारक से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पेड़ से पत्ता गिरा या फल गिरा वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ण कारक है, अपादान कारक है, करण कारक है, या फिर अधिकरण कारक है। तो याद रखना अपादान कारक, अलग होने की स्थिति में अपादान कारक आता है साथियों। आगे चलते हैं। राम ने चाकू से फल काटा, कौन सा कारक है इसमें? अपादान, संप्रदान, करण कारक, या अधिकरण कारक। तो सभी प्रकार के प्रश्न साथ इसमें है कर्ण कारक है। किस प्रकार का है? कर्ण कारक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग अशुद्ध है? कौन सा वर्ग आप देना इसमें शुद्ध साथी, अशुद्ध दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग अशुद्ध है? मूर्धन्य, टेट है, डे ढेड़, दंते, ते थे, दे, ने और से, और ऊष्म आपका जो है से और से, और कठोर तालव्य आपका कैक है, घे और यंग है, सॉरी रड़े। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों आपका दे, ये गलत है, बाकी सही ऑप्शन है पूरे के पूरे। ठीक है, ये आपके कोमल तालव्य होते हैं ना कि कठोर तालव्य। कठोर तालव्य आपका छः वर्ग होता है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे। निम्नलिखित में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? से और रे, सॉरी शे,
ले और से, ये और वे, ड और डे, यहाँ पर भी आपका लगा हुआ है इस प्रकार से, ठीक है, ड ड। तो याद रखना ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, ये आपके से और ले बात की जाए साथियों तो ये आपके वर्ष ध्वनि में आते हैं। ये और वे, रे, ये, रे, ले, वे, ये चार जो होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं और रे ड ये आपका उच्छित व्यंजन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका से। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न हम आगे देखते हैं। जत्था शब्द का, ये सही लिखा हुआ है, जत्था इस प्रकार लिखा जाता है, थोड़ा मिसप्रिंट है ये। जत्था शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? यथा, समूह, यात्रा या फिर यूथ। द इसका राइट आंसर हो जाएगा, द इसका राइट आंसर साथियों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द नहीं है? भक्त, भिंडी, अंगरखा और लीची। लीची शब्द जो है वो आपका विदेशी शब्द है, बाकी इसमें सभी आपके देशज शब्द हैं, भक्त है, भिंडी और अंगरखा है। और द जो है साथी वो आपका द इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका विदेशी शब्द है न कि देशज। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रश्न साथियों हम आगे। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? अक्षी है, आँच है, अर्ची है या फिर आंत्र है? तो याद रखना आँच शब्द जो है वो आपका तद्भव शब्द है, बाकी आपके अलग अलग साथियों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं। निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद नहीं है, इसमें संज्ञा का कौन सा भेद नहीं है? भाववाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर जातिवाचक। तो याद रखना गुणवाचक आपका संज्ञा का कोई भेद नहीं है, ये सर्वनाम का भेद है साथियों एक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं। निम्नलिखित में से मध्यम पुरुष का सर्वनाम नहीं है? तुम लोग, तुम, आप और ये। तो आप लोग आपका मध्यम पुरुष है, तुम मध्यम पुरुष है, आप मध्यम पुरुष है, परंतु ये शब्द जो है वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है, द इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य किसे कहते हैं? जो विशेषता बताए, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, ये दो बार प्रयोग हो चुका, सॉरी इसके लिए, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको आप बे मान लीजिए या रेब से मान लीजिए, दोनों में से राइट आंसर साथियों। जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, ठीक है, और विशेषता बताने वाले शब्द आपके विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। काला आम या लाल आम, तो लाल आम, लाल आपका विशेषण है और आम क्या है? आपका विशेष्य है। आगे चलते हैं साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है। मोर नाचता है वाक्य में क्रिया कौन सी है? अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, पे अपूर्ण क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। निम्न वाक्यों में से किस वाक्य की क्रिया कर्ता लिंग के अनुसार नहीं है? कर्ता और लिंग के अनुसार नहीं है। घोड़ा जो है दौड़ता है, राम आता है, लड़की ने पुस्तक पढ़ी और लड़की जाती है। तो लड़की ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पर जो क्रिया है साथियों वो कर्ता के अकॉर्डिंग नहीं है। किसके अनुसार है? ये आपके कर्म के अनुसार है, ठीक है। तो सही इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखो यदि हम बात करें लड़का ने पुस्तक पढ़ी, लड़की ने पुस्तक पढ़ी, आपकी क्रिया वही की वही आ रही है, मतलब यहाँ पर कर्म के अनुसार आपकी क्रिया दे रखी है, तो सही इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे। निम्न शब्द समूह में कौन सा समूह संबंध बोधक अव्यय का है? अच्छा प्रश्न है आपके सामने। निम्न शब्द समूह में कौन सा शब्द संबंध बोधक अव्यय का है? देखिए ऑप्शन आपके पास सामने, अरे, उफ, थिक, ठीक, और बार बार, बिल्कुल, शायद, तेज, या फिर द्वारा, सामने, दूर, या फिर विरुद्ध। और ऑप्शन नंबर आपके सामने दे रखा है, अन्यथा, ताकि, अर्थात, परिणाम स्वरूप। तो याद रखना साथियों ये आपके विस्मयादि बोधक अव्यय के शब्द हैं, ठीक है। बार बार, बिल्कुल, शायद, तेज, ये आपका क्रिया विशेषण के शब्द हैं। द्वारा, सामने, दूर, ये आपके संबंध बोधक अव्यय के शब्द हैं साथियों। सही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम आगे देखते हैं साथियों। एक प्रधान उपवाक्य व अन्य आश्रित उपवाक्य किस प्रकार के वाक्यों में होता है? किस प्रकार के वाक्यों में होता है? सरल वाक्यों में होता है, मिश्र वाक्यों में होता है, संकर वाक्यों में होता है, या फिर संयुक्त वाक्यों में होता है? तो याद रखना मिश्रित वाक्यों में होता है। मिश्र वाक्यों में व इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रधान उपवाक्य और अन्य उसमें आश्रित वाक्य होते हैं। इस प्रकार बनने वाला वाक्य आपका मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य होता है। व इसका राइट आंसर होगा साथियों। आगे प्रश्न देखते हैं। चाहे रात बीत जाए, चाहे रात बीत जाए, मुझे ये कार्य पूरा करना है, ये वाक्य किस प्रकार का? इस वाक्य साथी इसका उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। मिश्रित वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या पहले कार्य करो फिर विश्राम, यहाँ कौन सा अव्यय प्रयुक्त हुआ है? विस्मयादिबोधक अव्यय,
निपात, संयोजक या फिर परसर्ग। तो याद रखना यहाँ पर संयोजक आपका अव्यय प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, ये आपका बात की जाए तो समुच्चय बोधक अव्यय का एक प्रकार है साथियों संयोजक। ठीक है, ओके, नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं साथियों हम। किसी को निराश मत करो, इस वाक्य में भी क्या चीज है? भी जो है वो किस प्रकार का अव्यय है साथियों? क्रिया विशेषण है, निपात है, या फिर विशेषण है, या फिर जो है आपका अव्यय संयोजक है। तो याद रखना भी जो है वो आपका निपात है साथियों। क्या है? निपात है। ये निपात का कार्य करता है। जहाँ किसी बात को जोड़ देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात कहते हैं। तो भी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बीज बोया गया वाक्य में कौन सी क्रिया है? बहुत सी शानदार प्रश्न है साथियों आपके सामने। ये बीज बोया गया वाक्य में कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, या प्रेरणार्थक क्रिया है? तो याद रखना बीज बोया गया यहाँ संयुक्त क्रिया ये साथियों नहीं है। ठीक है, अकर्मक क्रिया भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, सकर्मक क्रिया है। ये कौन सी है? सकर्मक क्रिया। बीज बोया गया, क्या बोया गया? बीज बोया गया। बीज आपका यहाँ पर साथियों क्या है? कर्म है। ठीक है, और किसान के द्वारा बीज बोया गया, ऐसे भी आप इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया, इसलिए आप याद रखें। इस प्रकार का प्रश्न कभी कभी आता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। सौभाग्य आकांक्षणी, सौभाग्य आकांक्षणी शब्द में कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा बताना है आपको साथियों। आप भी प्रयास कीजिए। आपके 30-35 प्रश्न है साथियों, कितने सही कर सकते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए आप। तो साथियों इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, इसका ऑप्शन जो है स्वर संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, या फिर व्यंजन संधि है। तो सौभाग्य धन आकांक्षणी, सौभाग्य धन आकांक्षणी बात की जाए तो यहाँ पर दीर्घ संधि है साथियों। कौन संधि है? दीर्घ संधि। सौभाग्य धन आकांक्षणी पति की इच्छा रखने वाली होती है सौभाग्य आकांक्षणी। तो इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, जैन शब्द में मूल शब्द कौन सा है? जैन शब्द आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें मूल शब्द कौन सा है और इसमें कौन सा साथियों प्रत्यय लगना है ये भी आपको बताना है। इसमें प्रत्यय कौन सा है? तो जन है क्या, जिन है क्या, जौन है क्या, या फिर जैन है क्या? तो जैन शब्द में मूल शब्द आपका साथियों जिन है। कौन सा साथियों? जिन। ये जिन शब्द जो है इसका मूल शब्द, इसमें ए प्रत्यय लगा हुआ है। जब ए प्रत्यय लगता है तो ई जो है साथी वो किस में बदल जाती है? आपके आई में बदल जाती है। इस प्रकार से ये आपका जैन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं हम, निम्न में से कौन सा उदासीन स्वर है? आपसे पूछा गया है कौन सा उदासीन स्वर है? ऊ है, ए, री, या फिर अंग है? तो राइट इसका आंसर रहेगा ए जो है आपका उदासीन स्वर है। यानी कि हम इसको कहीं भी यदि सब अक्षर जो होता है, वर्ण जो होता है उसमें लगा होता है, वहाँ हमको दिखाई नहीं देता है। बाकी हमको सभी मात्राएं दिखाई देती हैं, परंतु ए की स्वर जो है वो हमको दिखाई नहीं देता है मात्रा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे प्रश्न देखते हैं, धाराधर। अच्छा प्रश्न है, धाराधर किसका पर्यायवाची है? समुद्र का है, वर्षा का है, बादल का है, या फिर नदी का है? तो धारा को धारण करने वाला कौन है? बादल होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका से हो जाएगा। ठीक है साथियों, से हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नदी शब्द में कौन सी संधि है? नदी शब्द में कौन सी संधि है साथियों? नदी स्वर संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, फिर व्यंजन संधि है। तो नदी धन ईस क्या रहेगा ये शब्द? नदी धन ईस। नदी का ईस कौन होता है भाई? ठीक है, ये आपका समुद्र होता है। तो इसका राइट जो आ जाएगा आपका गुण इसका होगा साथियों दीर्घ संधि। इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका? ई और ई में का बड़ा ई में परिवर्तित हो जाएगा, तो इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं, जलद शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? जलद शब्द का कमल है, बादल है, समुद्र है, या पानी है? तो जलद मतलब जल देने वाले कौन होते हैं? वो होते हैं आपके बादल। तो ब इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं, जलज किसका पर्यायवाची है? जलज किसका पर्यायवाची है? कमल का है, बादल का है, फूल का है, या पानी का है? तो जल में जन्म लेने वाला, जन्म में जो है जल में जन्म लेने वाला कौन होता है साथियों? आपका होता है कमल। ठीक है, कमल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों आगे, गण धन ईस मिलाकर बना शब्द कौन सा है? गण धन ईस मिलाकर शब्द बना क्या होगा आपका? गणेश होगा, गणोश होगा, या गणेश होगा, या फिर गणेश होगा? तो राइट आंसर होगा गण धन ईस। ठीक है, यहाँ पर साथियों गुण संधि है, इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गणेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे देखते हैं, ऋतु शब्द में ए प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? ऋतु शब्द में यदि हम ए प्रत्यय लगा दें
दें तो आपका कौन सा शब्द बनेगा? ऋत बनेगा, आर्त बनेगा, आर्तव बनेगा या फिर नर्तव बनेगा? तो याद रखना आर्तव बनेगा साथियों। क्या बनेगा? आर्तव। अब आर्तव कैसे बनेगा वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। जब किसी शब्द का प्रथम वर्ण यदि री होता है, क्या होता है साथियों? री हो जाता है तो ए प्रत्यय या ई प्रत्यय, कुछ प्रत्यय होते हैं साथियों, लगभग 5, 6, 7 प्रत्यय आसपास होते हैं, वो जुड़ने पर इनको बोलते हैं वृद्धिकरण प्रत्यय। मतलब इसके क्या होता है, शब्द में वृद्धि हो जाती है, इसलिए इनको वृद्धिकरण प्रत्यय भी कहा जाता है। तो इसमें ए प्रत्यय जब लगेगा तो री जो है साथियों वो आपका आर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? इस प्रकार से आर में बदल जाएगा। तो री जो है ये आएगा आपका आ, ठीक है। इसके बाद इसमें लगा हुआ तय, तो ये तय आपका यहाँ रहा, परंतु इधर हमारा आधा रह है तो ये आधा रह ऊपर पहुँच जाएगा। और इधर से साथियों आपका जो है आप क्या होता है साथियों, ऋतु जो अंतिम वर्ण होता है उसमें यदि ऊ की मात्रा होती है तो जो आपका ए प्रत्यय वो अब में परिवर्तित हो जाता है इस प्रकार से। तो ए इसमें लग जाएगा तय में, तो पूरा बन जाएगा तय आपका। फिर वह का वह, ये क्या बन गया? आर्तव बन गया। इस प्रकार से साथियों ऋतु शब्द में यदि ए प्रत्यय लगेगा तो आर्तव शब्द बनेगा, ठीक है। वह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संसार में आज के समय में रावणों की कमी नहीं है। रावण शब्द में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? तो याद रखना जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर बहुत समूह की बात की गई है, ठीक है। राजा जैसे मतलब रावण जैसे जिनके गुण हैं उनके बारे में ये वाक्य साथियों, तो इसका देश का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे। रावण शब्द में कौन सी संज्ञा है? रावण शब्द में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक? तो रावण की बात की जाती है तो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा साथियों, व्यक्ति विशेष के लिए है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। दिनेश शब्द में कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद भी क्या होगा वो भी आपको साथियों बताना है कमेंट्स बॉक्स में। दिनेश, दिन धन ईस, ठीक है। हालांकि अभी वो नदी से आया साथी, दिन है, ठीक है। तो दिन धन ईस, ठीक है। दिन धन ईस, दिन का ईस कौन होता है? सूर्य, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है इसमें संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिन धन ईस होगा, ठीक है। और संधि की बात की जाए यहाँ पर तो कौन सी संधि होगी वो आप थोड़ा सोचिए अभी ना। स्वर संधि होगी, यड़ संधि होगी, गुण संधि होगी या फिर व्यंजन संधि होगी? तो साथियों से इसका राइट, इसमें आपकी गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। जहाँ एक चोटी वहाँ गुण संधि, जहाँ दो चोटी वहाँ वृद्धि संधि। जो कठिनता से जाना जाए उसके लिए एक शब्द कौन सा है? उसे क्या कहा जाता है? वह क्या कहलाता है? दुर्जय, दुर्साध्य, दुर्लभ या दुर्भेद? ठीक है। तो जो कठिनता से जाना जाए उसे बोलते हैं दुर्लभ। इसका सही इसका राइट आंसर होगा, दुर्लभ इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं साथियों हम प्रश्न। दैनिक भास्कर शब्द में कौन सी संज्ञा है? दैनिक भास्कर शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, सॉरी इसमें बड़ी मात्रा लगी हुई, छोटी मात्रा आएगी। व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है? तो राइट इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक है साथियों, ठीक है। ये पत्रिका का नाम है ये, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे। अंश और अंश शब्द के सही अर्थ क्या होंगे? हिस्सा और हर्ष, हिस्सा और कंधा, कंधा और हिस्सा, हर्ष और कंधा। तो अंश मतलब होता है साथियों आपका हिस्सा, ठीक है। ये अंश ये होता है आपका हिस्सा, ठीक है। क्या होता है? आपका हिस्सा होता है, ठीक है। और अंश मतलब होता है आपका ये, इसका अर्थ होता है कंधा और इसका होता है हिस्सा। तो देखिए किस में आ रहा है आपका अंश मतलब हिस्सा और कंधा, इसका ब इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं हम। दिशांश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिशांश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिशा धन अंश, दिशा धन अंश, दिश धन अंश या फिर दिश धन अंश, ठीक है। तो याद रखना क्या बनेगा, ये देखिए आप, दिशा ये बनेगा दिशा धन अंश। इस प्रकार से ये इसका संधि विच्छेद करेंगे हम तो ये बनेगा आपका, ठीक है। तो दिशा धन अंश कहाँ आ रहा है? देखिए दिशा धन अंश, इस अंक वाला आएगा लास्ट में पीछे, तो दिशा धन अंश ये ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम आगे देखते हैं जल्दी। श्वेता श्वेत शब्द में कौन सा समास? बहुत ही शानदार प्रश्न है। श्वेता श्वेत शब्द में कौन सा समास है साथियों? तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व है या फिर कर्मधारय है? तो श्वेताश्वेत, श्वेत और अश्वेत, ठीक है। श्वेत और अश्वेत, ठीक है। यहाँ पर द्वंद्व समास है। कौन सा समास साथियों? द्वंद्व समास है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हरिहर शब्द में कौन सा समास है? हरिहर शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या फिर कर्मधारय समास? हरि और हर यानी भगवान
शिव जो ब्रह्म जो है आपके विष्णु और हर मतलब महादेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सही इसका राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न। प्रसिद्ध शब्द का विलोम क्या होगा? प्रसिद्ध का विलोम क्या होगा आपका? अप्रसिद्ध होगा, कुख्यात होगा, ख्यात होगा या फिर अनाम होगा? तो प्रसिद्ध का होगा अप्रसिद्ध, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न आगे देते हैं हम। परिष्कार शब्द में कौन सी संधि है? परिष्कार शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, स्वर संधि है या फिर आपके यण संधि है? ठीक है, तो परिधनकार श का आगमन हो जाएगा यहाँ पर आपके, तो यहाँ पर संधि जो है आपकी व्यंजन संधि है, इसका राइट आंसर होगा साथियों। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हरा सघन शब्द में कौन सा समास है? हरा सघन शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, हरा और सघन, जो हरा है जो सघन है, ठीक है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है या फिर तत्पुरुष समास है? तो याद रखना कर्मधारय समास है साथी। यहाँ पर हरा जो है आपका विशेषण और विशेष्य का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये कर्मधारय समास हो जाएगा, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों हम आगे। बीकानेरी भुजिया में कौन सा विशेषण है? बीकानेरी भुजिया में कौन सा विशेषण है? व्यक्तिवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है या फिर संकेतवाचक विशेषण है? ठीक है, बीकानेरी भुजिया यानी ये आपके किससे बना हुआ है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ है साथियों। बीकानेर शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इससे बना हुआ बीकानेरी भुजिया। तो यदि बात की जाए इसका, तो राइट आंसर होगा आपका गुणवाचक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपेक्षा शब्द का विलोम क्या होगा? उपेक्षा शब्द का विलोम क्या होगा? अनपेक्षा, अपेक्षा, निराधार या फिर अनाधार? तो उपेक्षा का होगा उपेक्षा शब्द का विलोम शब्द साथी होगा अपेक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? अपेक्षा हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे देखते हैं। श्याम ने खाना खाया में, जी श्याम ने खाना खाया में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? कर्म कारक है, कर्ता कारक है, करण कारक है या फिर अपादान कारक है? राइट आंसर हो जाएगा कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता कारक ने। आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं? तो साथियों कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 3 होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे। किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? किस समूह में सभी शब्द क्या है साथियों? पर्यायवाची हैं। तो तरु, पादप, भूधर और भूमि, इसमें थोड़ा अलग अलग है। मयूर, सिक्की, काल्पी और कोयल, ठीक है, इसमें भी अलग है, काल्पी अलग है, कोकिल अलग है और मयूर अलग है। ठीक है, नभ, गगन, व्योम, अंबर हो सकता है भी, देखते हैं आग, हवा, अनल, बिहार, तो ये भी आपका अलग है। ठीक है, नभ आकाश, गगन मतलब आकाश, व्योम मतलब आकाश और अंबर मतलब भी आकाश। तो गैस का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। वीडियो पसंद आता प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है। दिव्यांश शब्द का सही संधि विचित्र क्या होगा? दिव्यांश शब्द का सही संधि विचित्र क्या होगा? दिव्य धन अंश, दिव्य धन अंश, दिव्य धन अंश, दिव्य और 10 धन अंश। तो याद रखना दिव्यांश शब्द का दिव्य धन अंश, दिव्य धन अंश, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों, दिव्य धन अंश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे। वाक्य के प्रारंभ में कौन सा कारक पद रहता है? कर्म कारक, कर्ता कारक, कारण कारक या फिर कर्म विशेषण? तो ये मिसप्रिंट है यहाँ पर, कर्म विशेषण। तो इसका राइट आंसर होगा कर्ता कारक होता है। ठीक है, कर्ता कारक होता है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, वेरी नाइस प्रश्न आपके सामने आया है साथियों। आपका जो है इसका उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना। ये प्रश्न देखिए किस प्रकार से प्रश्न दे रखा है आपके सामने। अप्रत्ययवाचक, संतानवाचक, तद्धित प्रत्यय से बना शब्द इसमें से कौन सा है? मानव है, मलिन है, पहाड़ी है या फिर घंटी है? इसमें से उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका देना है साथियों। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर, इसको मैं प्रश्न नंबर 30वां लास्ट प्रश्न है, इसको आपका उत्तर जो है कमेंट्स बॉक्स में देना है। ठीक है साथियों, वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एसीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों हिंदी व्याकरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में सम्मिलित किए गए हैं जो रीट मेंस परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं साथियों। तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में साथियों जो 30 प्रश्न हैं उन्हें आप सभी को हल करने का प्रयास करें और मुझे बताएं आप कमेंट्स बॉक्स में आपने कितने हल किए। तो साथियों पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा
ये प्रश्न आपसे कल पूछा गया था कि कौन सा शब्द आलोक का विलोम शब्द है। कौन सा शब्द आलोक का विलोम शब्द है? अमा है, दीप्ति है, ज्योत्सना है या फिर तम है। तो द इसका राइट आंसर होगा तम जो है वो आपका आलोक का विलोम शब्द है साथियों, तम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे। अनावश्यक दोष ढूंढने वाले को क्या कहते हैं? अनावश्यक दोष ढूंढने वाले को कहते हैं कपाटार जी, ठीक है, चिंदानवेशी, निंदक या फिर छिछोर। तो याद रखना, छिंदानवेशी अनावश्यक दोष ढूंढने वाले को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाए आपका वह हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे। इनमें से एक शब्द शुद्ध है, वह कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा, मतलब सीधी बात ये बताना है आपको। बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रियदर्शिनी, प्रियदर्शिनी, प्रियदर्शिनी छोटी मात्रा इसमें, और प्रियदर्शिनी। तो याद रखो इसमें से साथियों कौन सा शुद्ध शब्द है? प्रियदर्शिनी, जिसमें बड़ी मात्रा होगी वो आपका शुद्ध होगा। देखिए प्रिय और दर्शिनी ये आपका साथियों शुद्ध शब्द है, बाकी इसमें सभी अशुद्ध शब्द है। वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? उसने अध्यक्ष को निवेदन किया, उसने अध्यक्ष से निवेदन किया, उसने अध्यक्ष को आदेश दिया, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो कौन सा शुद्ध वाक्य? तो ध्यान रखना, उसने अध्यक्ष से निवेदन किया, ठीक है, उसने अध्यक्ष से निवेदन किया, इसका वह इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे। इंद्र नीलमणि मचा जो है महा चमक थी। इंद्र नीलमणि महा चमक थी, चमक था, इसमें सोम रहित उल्टा लटका। पंक्ति में सोम के दो अर्थ हैं, इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? देखिए चंद्रमा और सोमरस, सोमवार और प्रकाश, पानी और शराब, या फिर साथियों ऑप्शन नंबर चंद्रमा और दूध। तो चंद्रमा और सोमरस इनका अर्थ प्रयुक्त यहाँ पर हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भाषा की जो है भारत जो है संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भारत की जो भाषा है वो किस प्रकार की है? मातृभाषा है, जनभाषा है, सांस्कृतिक भाषा है या फिर राजभाषा है? तो हिंदी जो है साथियों वो संवैधानिक दृष्टि से राजभाषा है भारत की, ठीक है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का जो विकास वो किस लिपि से हुआ है? खरोष्ट लिपि से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है, या फिर फारसी लिपि से हुआ है, या फिर रोमन लिपि से हुआ था? राइट इसका आंसर होगा ब्राह्मी लिपि से हुआ है। वह इसका राइट आंसर होगा साथियों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से इसमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से इसमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? तय है, पे है, जय है या फिर वे है? आपसे पूछा गया है तालव्य व्यंजन कौन सा है? तय थे ध ये दंत है आपका, ये वाला तो ए वाला तो दंत है साथियों। पैप है ये आपका ओष्टे है, ठीक है। च छ जय झ, ठीक है, ये आपका साथियों तालव्य व्यंजन है, ये आपका दंतोष्टे है, ठीक है, वह दंतोष्टे आता है, जबकि जय जो है वो आपका तालव्य है। इसका सही इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। इन शब्दों में विदेशी शब्द कौन सा है? विदेशी शब्द कौन सा? स्त्री है, नारी है, महिला है, फिर औरत है? तो याद रखना औरत शब्द जो है वो आपका विदेशी शब्द है। द इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। इन शब्दों में से अव्यय शब्द कौन सा है? इन शब्दों में से अव्यय शब्द कौन सा? परंतु है, दुधारू है, पंजाब है या फिर चल है? परंतु शब्द जो है वो आपका संयोजक बोधक अव्यय है साथियों, समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आता है, तो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका अव्यय शब्द है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कौन सा है? निश्चयवाचक शब्द सही, यहाँ पर गलत मिसप्रिंट लगा हुआ है थोड़ा, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट ये लगा हुआ है यहाँ पर, इसमें चे आगा साथ ही नीचे। तो निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द इसमें से कौन सा है? ये पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, ठीक है। तो बताना है आपको इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। वही है, पुस्तक है, मेरे हैं या फिर ये है? तो याद रखना साथी इसमें यह शब्द जो है वो आपका कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है साथियों। तो कौन सा भाई? ये वही शब्द जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसका राइट आंसर होगा वो ए। तो याद रखना साथियों ये प्रश्न बहुत ही शानदार है। यह शब्द जो है वो आपका यहाँ पर संकेतवाचक विशेषण है। कौन सा है? संकेतवाचक विशेषण। यह शब्द जो दिखा है यहाँ पर ये, क्योंकि ये पुस्तक के पहले आया साथियों। तो संज्ञा से पहले जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाता है तो उसे हम बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण बोलते हैं। इसलिए यह शब्द जो है क्या है? संकेतवाचक विशेषण। वही शब्द जो है वो आपका यहाँ पर क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा वही, परंतु संकेतवाचक यदि पूछा जाता है आपसे तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये है। बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है।
उसने पूरे घर की सफाई कर दी, वाक्य में काल कौन सा है? उसने पूरे घर की सफाई कर दी थी, वाक्य में कौन सा काल है? असमाप्त भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदेह काल या पर सामान्य भूतकाल। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्ण भूतकाल, क्योंकि उसने पूरे घर की क्या कर दी? सफाई कर दी है, कार्य पूरा हो चुका है, तो पूर्ण भूतकाल ब इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न हम आगे देखते हैं। इनमें से एक पद में संधि समास दोनों है। इनमें से एक पद जो दे रखा है, शब्द दे रखा है, उसमें संधि भी है और समास भी है, वो कौन सा शब्द है? दिन रात, पंचवटी, चंद्रमुखी या पर रामानुज। दिन रात में आपका केवल समास है, द्वंद्व समास। पंचवटी आपका द्विगु समास है। चंद्रमुखी आपका कर्मधारय समास है। परंतु रामानुज शब्द में आपका तत्पुरुष समास है। और संधि की बात की जाए तो आपकी दीर्घ संधि है। द इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। राम का अनुज, तत्पुरुष समास, संबंध कारक। जिस सामासिक पद में प्रथम पद अव्यय हो, परिणाम स्वरूप पद अव्यय बन जाए, तो उसमें कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि, द्विगु, अव्ययीभाव समास या फिर कर्मधारय समास। तो सीधी सी बात, अव्यय समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अव्यय से बनता है ये। प्रत्याहार शब्द में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है? प्रत्याहार शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? परि, प्रति, प्र या फिर ऑप्शन आपके सामने द, पा। तो प्रत्याहार देखिए किस प्रकार लगा हुआ है, प्रत्याहार ये शब्द लगा हुआ है इस प्रकार से। कौन सा इसमें? तो प्रति साथ ही इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, याद रखना। प्रतिदन आहार, ठीक है, आहार, ठीक है, आहार मतलब होता है भोजन, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा साथियों ब, ठीक है। संधि की बात की जाए तो यहाँ पर यण संधि है। कौन संधि है? यण संधि है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम साथियों आगे। चिन्ह में शब्द का संधि विचित क्या होगा? चिन्ह में शब्द का सही संधि विचित क्या होगा? चिन्ह धन में, चित्त धन में, चित्र धन में या फिर चित धन में, ठीक है। द इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें व्यंजन संधि है। चित्त धन में जो साथियों आपके में जो है कै चे टे तैप के साथ यदि में आता है तो तय आपका अपने अंतिम वर्ण में बदल जाता है, इसलिए यहाँ पर तय का क्या हो जाएगा? न हो जाएगा, ठीक है साथियों। इसलिए चिन्ह ये बन जाएगा आपका चिन्ह में बन जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका द, ठीक है। नियम नंबर इसमें फर्स्ट लगेगा व्यंजन संधि का। किस शब्द में आल प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? ठीक है, ससुराल में, ननिहाल में, त्रिपाल में या फिर ददेहाल में। तो त्रिपाल शब्द में से आपकी कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, स इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हम। मेरा वह पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था। यह वाक्य किस प्रकार का मिश्रित वाक्य है? मिश्रित वाक्य है साथियों या फिर संयुक्त वाक्य है? इसके अलावा ऑप्शन नंबर 2 और है, साधारण वाक्य है या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका मेरा वह पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था। ये आपका मिश्रित वाक्य है, मिश्र वाक्य है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। इनमें से स्वर संधि से बना पद कौन सा है? स्वर संधि से बना शब्द कौन सा है? पद कौन सा है? तल्लीन, विच्छेद, सरलचंद या फिर दीक्षांत, ठीक है। यहाँ पर आपके व्यंजन संधि है, यहाँ भी आपके व्यंजन संधि है, यहाँ भी आपकी व्यंजन संधि है, परंतु यहाँ पर आपकी बात की जाए तो दीर्घ संधि है साथियों। और दीर्घ संधि मतलब स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि का ये प्रकार है दीर्घ संधि। द इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। संकल्प शब्द का सही संधि विचित क्या होगा? संकल्प शब्द का समधनकल्प, समधनकल्प, संकल धन पे, ये संकल धन पे या फिर संकल्प धन पे। तो इसका राइट आंसर होगा समधनकल्प, ठीक है। इसका इसका राइट आंसर हो जाएगा समधनकल्प, ठीक है। संधि विच्छेद संधि की बात की जाए तो व्यंजन संधि है साथियों। शाखा मृग शब्द में कौन सा समास है? शाखा मृग शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है या फिर द्वंद्व समास है। तो याद रखना शाखा पर चलने वाला मृग यानी कि बंदर का नाम है यहाँ पर, जिसमें स इसका बहुव्रीहि इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? रेल और गाड़ी, पटरी पर चलने वाली रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी या पटरी पर चलने वाली गाड़ी। तो रेल पर चलने वाली गाड़ी सही इसका राइट आंसर होगा। ये समास विग्रह इसका सही है। आयोग का प्रश्न है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में साथ ये प्रश्न है। तो रेल पर चलने वाली गाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बनेला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? बनेला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? आ, ला, एला या ऐला।
तो इसमें लगा हुआ है अइला, क्योंकि बनेला बने लगा हुआ है, तो इसमें द इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मानसिक शब्द बना हुआ है, मानसिक शब्द किस प्रकार से बना हुआ है, इसका समास विग्रह देखिए इसमें किस प्रकार, मानस धन एक, मनस धन एक, मानस धन एक या फिर मनुष्य धन एक। ठीक है, तो मनस धन एक द इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बना मानसिक। ठीक है, इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है तो मैं का क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा। ठीक है, और ने का ने और से में मात्रा लगेगा एक, तो ये क्या हो जाएगा, मानसिक हो जाएगा साथियों, द इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रक्षेपण, ये लिखा हुआ है प्रेक्षण, प्रेक्षण शब्द किस प्रकार से बना हुआ है, देखिए यहाँ पर समास विग्रह इसका, प्रधन ईक्षण, प्रधन रीक्षण, प्रधन ईक्षण एक क्षण सॉरी, और प्रधन ऐक्षण। तो आपका यहाँ पर बात की जाए प्रधन ईक्षण, यहाँ गुण संधि है साथियों, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधन ईक्षण आपकी ए की मात्रा ई जो है वो आपके ए में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ए इसका राइट आंसर, इसमें गुण संधि है साथियों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रत्यर्पण शब्द का, प्रत्यर्पण शब्द बना है, प्रत्यर्पण शब्द बना है प्रत्यधन अर्पण से, प्रतिधन अर्पण से, प्रत्यधन अर्पण से या फिर प्रतिधन अर्पण से। ठीक है, तो प्रतिधन अर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा बे। ये इसमें आपकी बात की जाए तो यण संधि साथियों, कौन संधि है, यण संधि है, बे इसका राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न हम आगे देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा बाज का पर्यायवाची नहीं है, बाज का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है आपसे। ठीक है, शार्दुल, कपूतअरी, ठीक है, खगेश, नीलपिच्छ और शयन। ठीक है, ये शार्दुल, कपूतअरी, खगेश, नीलपिच्छ या फिर शयन, ये आपका बाज का पर्यायवाची है। कपूतअरी, ठीक है, यानी कपूत मतलब कबूतरा का, अरी दुश्मन। ठीक है, खगेश मतलब पक्षियों का राजा, खगेश ईश, खगों का ईश, नीलपिच्छ और ये शयन, ये सभी बाज के पर्यायवाची। शार्दुल पर्यायवाची जो है साथी वो है आपका ये चीते का पर्यायवाची है, चीते का। ठीक है, चीता, तो शार्दुल इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, यम का पर्यायवाची शब्द कौन सा, यमा, कार्मिक, कीनाश या फिर यमा। यम का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, सही इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कीनाश। ठीक है, ये एम का पर्यायवाची है। आगे चलते हैं साथियों, नेक्स्ट देते हैं। निरुजता का विलोम शब्द कौन सा है, निरुजता का विलोम शब्द कौन सा है, जो है रुग्णता है, आतुरता है, स्वच्छता है या फिर स्वच्छ है। निरुजता का विलोम शब्द क्या होगा भाई साथियों, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, रुग्णता इसका राइट आंसर हो जाएगा, निरुजता का विलोम शब्द है, याद रखना, अच्छा शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों हम आगे। टिकैत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, टिकैत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए आप, टी का धन एथ, टी का धन इत, टी का धन ईत या फिर आपका टी का धन ऐथ। तो टी का धन ईत, देखिए यहाँ पर ये आपका टी का धन साथियों, इसका राइट आंसर होगा आपका आई, ये ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पापड़ का तत्सम रूप क्या है, पापड़ शब्द का तत्सम रूप क्या है, परपट, परपड़ और करपट या फिर परपड़। ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका परपट। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, नहलाया, नहाया, नहलवाया या फिर आपका नहलाए। तो राइट आंसर का आंसर हो जाएगा साथियों आपका से, ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया है। नहलवाया मतलब किसी दूसरे से किसी को नहलवाया, तो नहलवाया यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है साथी, इसमें अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, खाना, उठना, पीना, लिखना। अकर्मक क्रिया का उदाहरण बताइए, खाना सकर्मक है, उठना आपका जो है अकर्मक है, पीना सकर्मक है और लिखना सकर्मक है, परंतु उठना शब्द जो है वो आपका क्या है, अकर्मक है। बे इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न हम आगे देखते हैं। देशज शब्द नहीं है, इसमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है, गोभी, मूंगा, ढाब या फिर खोपा। तो गोभी शब्द जो है साथियों आपके देश, आपसे पूछा गया देशज शब्द नहीं है, इसमें से कौन सा देश शब्द नहीं है, तो गोभी शब्द जो है वो आपका देश शब्द नहीं है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बाकी आपके देश से यानी भारत के अंदर पैदा होने वाले शब्द हैं।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न है, सहायक क्रिया प्रभावित किससे होती है। मोस्ट प्रश्न है साथियों, सहायक क्रिया किससे प्रभावित होती है, आपके वचन पुरुष से, लिंग वचन पुरुष से, लिंग वचन से, या फिर ऑप्शन नंबर लिंग कारक से। तो याद रखना क्रिया जो है वो लिंग और वचन दोनों से क्या होती है, प्रभावित होती है। लिंग के अनुसार क्रिया होगी, वचन तो एक वचन, बहुवचन तो बहुवचन, और पुल्लिंग तो पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग तो स्त्रीलिंग। इस प्रकार से क्रिया प्रभावित होती है। इसका राइट आंसर होगा आपका एक वचन और आपका जो है साथियों एक वचन और आपका ये कह सकते हैं लिंग। इसके आधार पर ये क्या होती है, परिवर्तित होती है। लड्डू खाए जाते हैं वाक्य किस प्रकार का है। लड्डू खाए जाते हैं वाक्य किस प्रकार का है, कर्तृवाच्य है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, या फिर कर्म पूरक वाच्य है। तो याद रखना ये लड्डू खाए जाते हैं आपका कर्मवाच्य है। के साथ साथियों कर्म दे रखा है यहाँ पर लड्डू, ठीक है, लड्डू खाए जाते हैं, कर्म के अनुसार यहाँ पर क्रिया दे रखी है, तो सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। द्विकर्मक वाक्य में को उपसर्ग आता है, कब आता है। द्विकर्मक वाक्य में को उपसर्ग आता है, मुख्य कर्म के बाद, कर्ता के बाद, या फिर जो गौण कर्म के बाद, या फिर कहीं नहीं। तो बात की जा रही है यहाँ पर को, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर जो है मुख्य कर्म के बाद तो नहीं आती है, कर्ता के बाद आता है, गौण कर्म के बाद आता है, या फिर आपके जो है ऑप्शन इसमें दे रखा है कहीं नहीं आता है। तो ऐसा तो है नहीं है, तो ये मुख्य कर्म के बाद ही आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न हम आगे देखते हैं। तो साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, अनुनासिकता किसका गुण है। स्वरों का है, व्यंजनों का है, पदों का है, या फिर आपके शब्दों का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुनासिकता जो गुण है साथियों वो आपका स्वरों का गुण है। किसका है, निर्नासिक और अनुनासिकता। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों। संगत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। संगत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, समधनगत, समधनगत, संधनगत, या फिर संधनगत। तो समधनगत, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ओके साथियों नेक्स्ट प्रश्न देते हैं हम आगे। रक्षाबंधन शब्द में कौन सा समास है। रक्षाबंधन शब्द में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, या फिर द्वंद्व समास है। तो रक्षा का बंधन, रक्षा के लिए बंधन, तो इसका राइट आंसर साथियों आपका होगा तत्पुरुष समास, ठीक है, वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। मरीचि माली शब्द का समास क्या होगा। मरीचि माली शब्द का समास क्या होगा, इसमें कौन सा समास है साथियों, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, या फिर द्वंद्व समास है। तो याद रखना आपके जो है इसमें बहुव्रीहि समास है साथियों। कैसे है, मरीचि में तो होता है किरणय, किरणय का माली कौन होता है, सूर्य होता है, ठीक है। तो मरीचि का माली सूर्य होता है, यानी कि इसमें सही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं साथियों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे। भवदीय शब्द बना जो है, भवदीय शब्द किस प्रकार बना हुआ है। भवद धन ईया से बना है, भो धन आदिया से बना हुआ है, भवदीय धन आ से बना हुआ है, या भवद धन ईया से बना हुआ है। तो भवदीय किससे बना हुआ है, इस शब्द किस पर बना हुआ है। तो भवदीय धन इसमें लगा हुआ है साथियों आपका अप्रत्यय, ठीक है, सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों हम आगे। ओझाइन शब्द बना हुआ है, ओझाइन शब्द किस प्रकार बना हुआ है। ओज धन आइन, ओज धन इन, ओज धन आइन, या फिर आपके ऑप्शन ओझाई धन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओझा धन आइन, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न हम आगे देखते हैं। परामर्श शब्द जो बना हुआ है वो किस प्रकार बना हुआ है। पराधनमर्श, पराधनमर्श, परम धन अर्श, या फिर परम धन अर्श। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका वो होगा पराम धन अर्श या पराधन अर्श। तो साथियों मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका साथियों राइट आंसर जो होगा वो आपका पराधन मर्श, ठीक है, सिंपल, वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न। विदुधन उदय की संधि से बना शब्द कौन सा है। विदुधन उदय से की संधि शब्द से उदय से संधि बना वाला शब्द कौन सा है। इन दोनों से कौन सा शब्द इसमें से बनने वाला है, ठीक है, संधि करेंगे हम दोनों शब्दों में, तो कौन सा शब्द इसमें से बनेगा। देखिए विद्वय, या फिर विद बदुवय, विधोदय, या फिर विधुदय, ठीक है। तो इस प्रकार देखना साथ ही इसको, ये वी और ध में आपका ऊ की मात्रा, इधर से ऊ का लग जाए तो बड़ा ऊ हो जाएगा, और द और ये,
संधि की बात की जाए तो यहाँ पर दीर्घ संधि है, विधुदेय इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी। इसमें कौन से ऑप्शन में आ रहा है देखिए आप, कहीं आ रहा है ये नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, दय इसका राइट आंसर है, विधुदेय। ठीक है, यहाँ पर संधि कौन सी है, दीर्घ संधि है साथियों। ठीक है, ऊ और ऊ आपका ऊ बन जाएगा, दय इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आश्रम का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है, आश्रम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, भेषज, मठ, विहार या फिर संघ। मठ, विहार, संघ और भेषज, भेषज शब्द जो है शायद आती हो आश्रम का पर्यायवाची, ये नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा ए, भेषज शब्द आश्रम का पर्यायवाची नहीं है, ए इसका राइट हो जाएगा, बाकी सभी है। ठीक है साथियों, ये प्रश्न है आपके लिए। पत्थर का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है, पत्थर का पर्यायवाची शब्द इसके लिए ऐसा कौन सा है, तरा है, अश्म है, क्षिति है या फिर अचल है। आपसे पूछा गया है पत्थर का पर्यायवाची कौन सा है, इसका उत्तर साथियों आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये 30वां प्रश्न है। ठीक है, अंतिम लास्ट प्रश्न है, इसका उत्तर आपको देना है किसमें, कमेंट्स बॉक्स में। तो साथियों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।